प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंचुए के पाचन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केंचुए की जो आहार नाल है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो एक सीधी नली के समान संरचना है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो नलिकाकार संरचना दिखाई आपको दे रही है, ये केंचुए की आहार नाल है। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये एक नली के समान है, एक सीधी नली के समान इसकी आहार नाल होती है। यह जो आहार नाल है वो मुख द्वार से आरंभ होकर पिछले सिरे पर स्थित गुदा द्वार में समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आहार नाल है, इसका जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? मुख द्वार से होता है शीर्ष सिरे पे, और अंतिम सिरे में जो आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है? गुदा द्वार होता है। तो मुख द्वार से ये नली रूपी संरचना आरंभ होती है और गुदा द्वार पे जाके समाप्त हो जाती है। केंचुए की आहार नाल में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? देखिए, केंचुए की आहार नाल में जो भाग पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं? पहला मुख प्रकोष्ठ, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रसिका, नंबर 4 पेशणी, नंबर 5 अमाशय और नंबर 6 आंत। तो इस प्रकार से केंचुए की आहार नाल में हम 6 भागों का अध्ययन करते हैं। दोबारा से समझ लीजिए। सबसे पहले मुख प्रकोष्ठ, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रसिका, नंबर 4 पेशणी, नंबर 5 अमाशय और नंबर 6 जो है आपका क्या कहलाएगा? आंत। तो आइए एक एक करके इन भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख प्रकोष्ठ की, जिसको हम बुकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मुख द्वार से आरंभ होकर यह भाग तीसरे खंड तक फैला हुआ रहता है। मुख द्वार से आरंभ होकर यह भाग तीसरे खंड तक फैला रहता है। आप डायग्राम में देखिए कि केंचुए के पूरे शरीर में लगभग कितने खंड होते हैं? 100 से 120 खंड होते हैं। तो मुख द्वार, ये पहला खंड में जो आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, ये इसका मुख है। तो पहले खंड से लेकर के तीसरे खंड तक, ये जो पहले से तीसरे खंड तक की संरचना है, इसको हम कहते हैं मुख प्रकोष्ठ। जो पहले खंड से लेकर तीसरे खंड तक फैला हुआ है, इस संरचना को हम कहते हैं मुख प्रकोष्ठ। इसकी जो भित्ति है, इस भाग की जो भित्ति है मुख प्रकोष्ठ की, वो अधिक मोटी नहीं होती और अंदर की ओर इस पर अनेक अनुदैर्ध्य भंज पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य भंज मतलब होता है फोल्ड्स। अनेक फोल्ड्स पाए जाते हैं। बाहरी सतह पर अनेक पेशियां इसको देह भित्ति से इस प्रकार जोड़ती हैं कि मुख द्वार से होकर यह अंदर से बाहर की ओर पलट सके और वापस लौट सके। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आपको अलग से डायग्राम में दिखाने का कोशिश करूं, तो जैसे मान लीजिए ये आपका मुख प्रकोष्ठ है, ठीक है ना? ये आपका मुख प्रकोष्ठ है। तो इसकी जो भित्ति है अंदर, उसमें इस प्रकार से अनेक फोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मुख प्रकोष्ठ में अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं? अनेक फोल्ड्स पाए जाते हैं। और ये फोल्ड्स जो हैं किससे जुड़े हुए हैं? बाहर की ओर अनेक पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। ये जो फोल्ड्स हैं, ये अनेक पेशियों से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और ये फोल्ड्स इस मुखल कैविटी से, इस मुख प्रकोष्ठ से बाहर निकलते हैं और बाहर से निकल करके दोबारा से अंदर आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सांप की जीभ होती है, वो बाहर फेंकता है और फिर अंदर खींच लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो आपका मुख प्रकोष्ठ है, इसके अंदर के जो अनुप्रस्थ भंज होते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, वो मुख द्वार से बाहर निकलते हैं और पेशियों के माध्यम से वापस अंदर की ओर आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? ताकि केंचुआ मिट्टी खाने के लिए इस भाग को बाहर की ओर क्या करे? धकेले और फिर मिट्टी लेकर के वापस अपने अंदर ले आए। केंचुए की आहार नाल का दूसरा भाग कहलाता है ग्रसनी। देखिए, मुख गुहा का अंतिम भाग नखाकार होकर ग्रसनी बनाता है। आप देखते हैं ये जो मुख गुहा है ऊपर की, जिसको हमने अभी पढ़ा कि ये पहले से तीसरे खंड तक फैली होती है, तो ये तीसरे खंड पे आप देखिए, ये मुख गुहा क्या हो जा रही है? संक्रिय हो जा रही है। ये मुख गुहा क्या हो जा रही है? आपकी संक्रिय हो जा रही है। तो संक्रिय होने के बाद ये जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा का अंतिम भाग संकरा होकर के, नखाकार होकर के क्या बनाता है? ग्रसनी बनाता है। और यह भाग फैला कहां से कहां तक है? यह भाग फैला है तीसरे खंड से चौथे खंड तक। ये जो गांठ रूपी संरचना आप देख रहे हैं, ये वाली तीसरे से चौथे खंड तक फैला हुआ है।
आप देखिए ये यहाँ पे शुरू हुआ और ये चौथे खंड तक फैला हुआ है। तो तीसरे और चौथे खंड में ये जो पियर शेप्ड संरचना आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यहाँ आपको जो आहार नाल के स्थान बताया जा रहा है, पोजीशन बताई जा रही है कि किस किस खंड में ये भाग पाया जाता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे कहा, मुख गुहा पहले से तीसरे खंड तक, ग्रसनी तीसरे से चौथे खंड तक, इसकी जानकारी आपको रखना बेहद आवश्यक है। अब देखिए, ये जो आपकी ग्रसनी है, इसकी जो भित्ति होती है वो काफी पेशी युक्त होती है और ग्रंथिल होती है। इसकी जो भित्ति है, जो दीवार है, ये काफी पेशी युक्त होती है और ग्रंथिल होती है। और इसके पृष्ठ भाग में, इसके ये जो भाग है, इसके जो पृष्ठ भाग में अनेक ग्रंथि कोशिकाएं पाए जाने के कारण यह भाग फूल कर ग्रसनी पुंज बनाता है। आप अगर ग्रसनी की अनुप्रस्थ काट देखें तो आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा। और आप इस डायग्राम में देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जो है, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये क्या है, यही तो है ग्रसनी आपकी। और इस ग्रसनी के ऊपर पृष्ठ भाग में आप देखिए अनेक ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप देखिए आप ये अनेक आपकी ग्रंथि कोशिकाएं पाई जा रही हैं। और इन ग्रंथि कोशिकाओं के पाए जाने के कारण यह भाग फूल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी पुंज कहते हैं। जिस कारण ग्रसनी गुहा क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। अगर आप डायग्राम में देखें तो जो ग्रसनी के पृष्ठ भाग में अनेक ग्रंथि कोशिकाएं पाए जाने के कारण यह भाग फूल जाएगा। ये फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि ये जो ग्रसनी की गुहा है, ये गुहा क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है, चपटी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ता है, ऊपर की ओर क्या हो जाती है, आपकी ग्रंथि कोशिकाएं हो जाती हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई आपकी गुहा है ग्रसनी की, ये सामान्यतः क्या है, गोल है। अब इसके ऊपर वाले भाग में क्या पाई गई हैं, अनेक ग्रंथि कोशिकाएं पाई गई हैं। तो उसके कारण से ये कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाती है, चपटी संरचना हो जाती है। ये देखिए आप, ये चपटी संरचना आपकी हो गई, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्या पाई जा रही है, अनेक ग्रंथि कोशिकाएं पाई जा रही हैं, जिस कारण से जो है ग्रसनी की गुहा क्या हो जा रही है, आपकी चपटी हो जा रही है। अब देखिए, ग्रसनी की गुहा की जो पार्श्व भित्तियां हैं, ग्रसनी की गुहा की पार्श्व भित्तियां, ये वाला स्थान देखिए, ये पार्श्व भित्ति है और ये पार्श्व भित्ति है। तो पार्श्व स्थानों से ये भित्ति जो है भीतर की ओर धंस रही है। आप देखेंगे तो ये जो ग्रसनी है, इसके पार्श्व में ये जो भित्ति है क्या हो रही है, आप देखिए अंदर की ओर धंस रही है ना, एक इस साइड से और इधर से भी देखिए भित्ति अंदर की ओर क्या है, धंस रही है। जिस कारण से ये जो ग्रसनी की गुहा है, ये दो अधूरे कक्षों में बंट गई। दोबारा से समझ लीजिए, ग्रसनी की जो गुहा है वो दो अधूरे कक्षों में बढ़ गई। और क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसके पार्श्व सिरों की जो भित्तियां हैं ये अंदर की ओर फोल्ड हो रही हैं। आप देखिए अंदर की ओर मुड़ रही है ना, जिस कारण से ये जो गुहा है ये आपके दो कक्षों में क्या होती है, बढ़ जाती है। ऊपर वाले कक्ष को हम पृष्ठ कक्ष कहते हैं, या इसको हम लार कक्ष भी कहते हैं। और नीचे वाले कक्ष को हम अधर कक्ष या संवाही कक्ष के नाम से भी जानते हैं। इस क्षैतिज फोल्ड्स के कारण, जो पार्श्वों से जो फोल्ड्स हैं उनके कारण से ग्रसनी की जो गुहा है दो भागों में बंट गई। ऊपर वाले भाग को, जो लार ग्रंथि की साइड वाला भाग है, उसको हमने क्या कहा, पृष्ठ कक्ष कहा, या दूसरा नाम क्या दिया हमने इसको, लार कक्ष। और जो नीचे वाला हिस्सा है, अधर वाला हिस्सा है, इसको हमने अधर कक्ष या संवाही कक्ष का नाम दिया। ग्रसनी के जो पृष्ठ सतह पर मैंने आपसे कहा था अनेक लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तभी तो हमने इसको लार पुंज कहा था। तो ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये सब की सब लार ग्रंथियां अपनी लार बनाती हैं और उस लार को इस कक्ष में खोलती हैं। ये जो पृष्ठ कक्ष है, क्योंकि इसी के पृष्ठ भाग में लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों का समूह है, तो ये लार ग्रंथियां लार बनाती हैं और लार नलिकाओं के द्वारा इस लार को कहां छोड़ देती हैं, इस पृष्ठ कक्ष में छोड़ देती हैं। और इसी लार में श्लेष्मक और प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। श्लेष्मक मतलब चिपचिपा या चिकना पदार्थ, और प्रोटीन पाचक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो दोबारा से समझ लीजिए, पृष्ठ कक्ष में ऊपर की ओर जो भित्ति पे लार ग्रंथियां हैं, ये लार ग्रंथियां लार नलिकाओं के द्वारा कहां खुलती हैं, इस पृष्ठ वेश में खुलती हैं। इसी कारण तो हमने इसको लार कक्ष भी कहा। पृष्ठ कक्ष को आपने लार कक्ष क्यों कहा, क्योंकि यहां पे ये लार ग्रंथियां क्या होती हैं, खुलती हैं। और ये जो लार इस पृष्ठ वेशभूमि में आ रही है, पृष्ठ कक्ष में आ रही है, उस लार में क्या क्या मौजूद है, उसमें मौजूद है श्लेष्मक, जो लार को क्या बनाता है, चिकना बनाता है, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पृष्ठ कक्ष में जब ये लार आती है तो ये लार आहार नाल में मौजूद भोजन के साथ मिलती है। पृष्ठ कक्ष का काम क्या है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए इस पृष्ठ कक्ष में क्या होता है, लार ग्रंथियों से जो लार आई वो भोजन में मिलती है। क्योंकि लार
जब यहाँ आती है तो ग्रसनी की जो पेशियां हैं, ग्रसनी की जो दीवार है, इसकी पेशियां क्या होती हैं, फैलती और सिकुड़ती हैं। ये जो ग्रसनी की जो पेशियां हैं ये फैलती और सिकुड़ती हैं, जिस कारण से पृष्ठ कक्ष में जो लार है वो भोजन के साथ क्या होती है, मिल जाती है। इसलिए हमने इस कक्ष को लार कक्ष कहा। और उसके बाद ये जो नीचे का अधर कक्ष है, इसका काम क्या है कि लार से मिले हुए भोजन को ये आगे आहार नाल के आगे वाले भाग की ओर क्या करता है, धकेलता है। ये बात दोबारा से समझ लीजिए, लार कक्ष ने क्या किया, लार को मिलाया, और अधर कक्ष ने क्या किया, इस भोजन को आहार नाल में आगे की ओर भेजने का काम किया, आगे की ओर धकेलने का काम किया। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रसनी की जो दीवार है, इसकी पेशियां लगातार क्या करती हैं, फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से भोजन क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। अब देखिए, ग्रसनी के बाद जो अगला भाग है उसको हम कहते हैं ग्रासनाल, या जिसको हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ग्रसनी का संकरा भाग, आपको मैंने बताया था कि तीसरे चौथे भाग में ग्रसनी है, तो ग्रसनी का आखिर वाला भाग, अंत का जो भाग है, वो संकरा होकर के एक नली टाइप की संरचना बनाता है, जिसको हम ग्रासनाल कहते हैं। आप देखिए, ये वाला जो संकरा भाग है इसको हम कहते हैं ग्रासनाल, और यह चौथे से आठवें खंड तक फैला होता है। तीसरे चौथे में आपकी ग्रसनी है, फिर ये संक्रिय होकर के क्या बना रही है, ग्रासनाल बना रही है। तो ग्रासनाल कहां से कहां तक फैली है, चौथे खंड से लगभग आठवें खंड तक ये ग्रासनाल फैली है। और ये किस किस के बीच में है ग्रासनाल, ये है आपकी ग्रसनी, और ये जो गोल आपको गांठ रूपी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको अभी आप पढ़ेंगे, पेशणी। तो ग्रासनाल या ग्रसिका कहां पाई जाती है, ग्रसनी और पेशणी के बीच का भाग है। ये किसका भाग है, बीच का, ग्रसनी और पेशणी के बीच का भाग है, जो चौथे खंड से आठवें खंड तक फैला हुआ होता है। इस भाग में ग्रंथि कोशिकाएं नहीं होती, किसी भी प्रकार का भोजन का कोई पाचन नहीं होता। इसकी भीतरी सतह पर, ये जो भाग है, जो नली है, इसकी भीतरी सतह पर अनेक फोल्ड्स पाए जाते हैं, अनेक वलन पाए जाते हैं, जिनका काम क्या है, भोजन को ग्रसनी से इस पेशणी भाग तक पहुंचाना। अब हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण भाग की, जिसको हम कहते हैं पेशणी, या जिसको हम अंग्रेजी में गिजार्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यह भाग आठवें खंड से नवें खंड तक फैला गांठ के समान संरचना दिखाई देने वाला भाग है। आप देखिए, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है गांठ के समान, ये भाग कहलाता है पेशणी या गिजार्ड, जो आठवें खंड और नवें खंड के बीच में क्या है, फैला हुआ है, एक गांठ के समान दिखाई दे रहा है। इसकी जो भित्ति है अत्यंत पेशीय होती है। आप डायग्राम में देखिए, इसकी टीएस अनुप्रस्थ काट अगर हम देखें तो आप देखिए, ये है आपकी पेशणी, है ना, और इसके बाहर आप देखिए जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, ये अत्यंत क्या है, अत्यंत पेशीय भाग है। और इसकी भित्ति जो है वो अत्यंत पेशीय होती है, इसकी दीवार जो है अत्यंत पेशीय होती है। आप देख रहे हैं पेशणी की पेशीय भित्ति अत्यंत पेशीय भाग है, इसकी चारों ओर जो दीवार है वो अनेक पेशियों की बनी हुई होती है। इसकी अगर हम भीतरी सतह की बात करें, ये जो भीतरी भाग है इसकी बात करें, तो आप देखेंगे कि इसकी भीतरी भाग में एक लेयर आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार का, जो स्तंभ एपिथेलियम का बना हुआ है। ये वाला जो भीतरी सतह है, ये किसकी बनी है, आपकी स्तंभ एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और इसके चारों ओर ये जो आपको गोल गोल पेशियां दिखाई दे रही हैं, जैसा मैंने आपसे कहा पेशीय भाग है, ये जो गोल गोल पेशियां हैं, इनको हम नाम देते हैं वर्तुल पेशियां। इनको हम क्या कहते हैं, वर्तुल पेशियां कहते हैं। इसके अंदर की जो भित्ति है किसकी बनी है, आपकी एपिथेलियम की बनी है, स्तंभी एपिथेलियम की बनी है। और इस स्तंभी एपिथेलियम के बाहर अनेक वर्तुल पेशियों का जाल आपको दिखाई दे रहा है। इस स्तंभी एपिथेलियम के अंदर, स्तंभी एपिथेलियम के अंदर मतलब पेशणी की गुहा की तरफ जो है, आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, उपचर्म लेयर कहते हैं, क्यूटिकल का आवरण कहते हैं। आप देखिए, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये तो आपका क्या है, स्तंभी एपिथेलियम। इसके बाहर जो ये स्थान क्या है, वर्तुल पेशियां। और जो अंदर की ओर ये संरचना आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उपचर्म कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो आपका पेशणी है, इस पेशणी में ये वाला जो स्थान है, ये क्या है, आपका स्तंभी एपिथेलियम। इसके अंदर का जो ये वाला स्थान है, ये क्या है, आपका उपचर्म। ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं, ये क्या है, उपचर्म। और ये जो बाहर की ओर जो पेशियां, ये क्या है, आपकी वर्तुल पेशियां। क्यूटिकल और पेशियों के फैलने और सिकुड़ने से यह भाग भोजन को पीसता है। देखिए, ये जो क्यूटिकल का स्तर है, ये दांत के समान काम करता है। ये जो क्यूटिकल का स्तर है आपका स्तंभीय एपिथेलियम के अंदर, ये दांत के समान काम करता है। जब ये वर्तुल पेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, जब ये वर्तुल पेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं, तो ये जो गुहा है,
इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो इस गुहा के अंदर, पेशणी की गुहा के अंदर जो भोजन होता है वो पिसता है। क्यों पिसता है? क्योंकि ये वर्तुल पेशियां जब फैलती और सिकुड़ती हैं तो ये जो उपचर्म का लेयर है ये आपस में क्या होता है, टकराता है, आपस में क्या होता है, एक दूसरे के निकट आता है, दूर जाता है, जिसके कारण से इसके बीच में जो भोजन है वो क्या होता है, पिसता है। जिस प्रकार से आपकी चक्की में आटा पिसता है उसी प्रकार से ये जो उपचर्म की लेयर है वर्तुल पेशियों के फैलने और सिकुड़ने से भोजन को पीसने का काम करती है। अब हम बात करते हैं आहार नाल के अगले भाग की, जिसको हम अमाशय कहते हैं। देखिए, अमाशय 9वें खंड से 14वें खंड तक फैली एक संकरी नली रूपी संरचना है। ये भाग आपका पेशणी है और यहाँ से 8वें 9वें में आपकी पेशणी है। अब 9वें खंड से लेकर 14वें खंड तक ये जो नलिकाकार संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, अमाशय या स्टमक कहते हैं, जो एक संकरी नली के समान संरचना है। इसके दोनों सिरों पर अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं। इसके अग्र सिरे पर जहां से अमाशय शुरू हो रहा है और पश्च सिरे पे जहां पे अमाशय समाप्त हो रहा है, दोनों ही सिरों पर अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं। इसकी भित्ति में अनेक कैल्शियम धर, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम धर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको हम कैल्सीफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो अमाशय की भित्तियों की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है कि इसकी भित्ति में अनेक कैल्शियम धर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो चूनेदार पदार्थ का स्रावण करती हैं। कुछ अन्य ग्रंथियां भी इसकी भित्ति में होती हैं जो प्रोटीन अपघटक एंजाइम का स्रावण भी करती हैं। तो दोबारा से समझ लीजिए आप, जो अमाशय है 9वें खंड से 14वें खंड तक फैली नली रूपी संरचना है। दोनों सिरों पर क्या है, आपकी अवरोधनी पेशियों का जाल है। इसकी भित्ति में कैल्शियम धर और कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं आहार नाल के अगले भाग की, जिसको हम नाम देते हैं क्या, आंत। देखिए, अमाशय के पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम आंत कहते हैं, जो 15वें खंड से अंतिम खंड तक फैला होता है। मैंने आपसे कहा था कि 9वें से 14वें खंड तक जो आहार नाल होती है उसको हम अमाशय कहते हैं। तो 14वें खंड तक अमाशय है, तो 15वें खंड से अंतिम खंड तक जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, आंत कहेंगे। आंत डायग्राम में आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये अमाशय है, अमाशय के बाद ये 14वें खंड तक फैला अमाशय, इसके बाद का जो ये पूरा हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, आंत कहेंगे, इंटेस्टाइन कहेंगे। और इस भाग की खासियत क्या है कि इस भाग की जो दीवार है उस दीवार में पेशियां कम होंगी, इसकी भित्ति में पेशियां कम होती हैं, लेकिन रुधिर केशिकाएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। और कारण क्या है इसका, आप जानते हैं कि आंत का जो मुख्य काम है वो है भोजन को अवशोषित करना। भोजन के पचने के बाद उसमें जो भी पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित करना, और वो अवशोषित करके कहाँ डाला जाता है, आंत में, रुधिर में डाला जाता है। और रुधिर का काम होता है कि उस पोषक पदार्थ को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाए। तो इसी कारण से आंत वाले हिस्से में रुधिर केशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। आंत की जो भीतरी भित्ति है उसमें अनेक छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये आपकी आंत की बाह्य भित्ति है और जो ये भीतरी भित्ति है इसमें देखिए आप इस प्रकार के अनेक वलय पाए जा रहे हैं, फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। आंत की भीतरी भित्ति में अनेक वलय या फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। और ये फोल्ड्स और वलय पाए जाने के पीछे कारण क्या है, ये आप देखें, जो उंगलीनुमा उभार निकल रहे हैं आपके, इनको कहते हैं हम वलय या फोल्ड्स, ठीक है ना। ये जो उंगलीनुमा उभार आप देख रहे हैं डेट इज फोल्ड्स, ये हैं आपके वलय, ठीक है। और ये इसलिए होते हैं ताकि आंत की अवशोषण के तल को बढ़ाया जा सके। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए मैं एक आंत ऐसी बना दूं, ये आंत की बाहरी सतह है और ये आंत की क्या है, भीतरी सतह है, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो अंदर का हिस्सा है आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, ये जो अंदर का हिस्सा, यही तो आपकी आंत है ना, यही तो आपकी आंत है, ठीक है। इसी में भोजन क्या है, जा रहा है आगे की ओर। अब आप इस भाग को देखिए, क्या इस भाग की तुलना अगर मैं इस भाग से करूं, इस भाग की तुलना अगर मैं इस वाले भाग से करूं, तो आप देखेंगे कि लेवल या तल ज्यादा कहां पे है, इस वाले भाग में ज्यादा तल है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, जो अंदर की भित्ति है वो क्या हो रही है, इस प्रकार से फोल्ड हो गई है। भीतरी भित्ति जो है सीधी ना होकर के, भीतरी भित्ति क्या है आपकी, इस प्रकार से फोल्ड हो जा रही है। और इसके फोल्ड होने का फायदा क्या हो रहा है कि जो तल है वो तल, आप इसको देखिए, एक ये दीवार देखिए आप और एक ये वाली दीवार देखिए आप, तो आप क्या पाएंगे कि अगर आंतरिक भित्ति इस प्रकार से फोल्ड हो जाती है तो अंदर का जो तल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भोजन अधिक समय तक जो है आंत में रहता है, जिस कारण से भोजन का अच्छी की तरह से क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंत की भीतरी भित्ति पर अनेक छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं,
जिस कारण से आंत की जो भीतरी सतह है वो क्या हो जाती है, उसका अवशोषण तल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से भोजन अच्छी तरीके से क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। यहां पे एक बात हमको और ध्यान रखनी है कि 26वें खंड के बाद 26वें खंड के बाद अचानक एक बहुत बड़ा फोल्ड जो है आंत की गुहा में लटका हुआ पाया जाता है। अभी आप डायग्राम से समझेंगे। ये जो फोल्ड्स मैं देख रहा था, अगर मान लीजिए मैं आंत की अनुप्रस्थ काट काटूं, मैं आंत की अनुप्रस्थ काट काटूं तो मान लीजिए ये आपकी आंत की गुहा है, ठीक है ना। तो आंत की गुहा ऐसी नहीं होती। आंत की गुहा मैंने आपसे कैसे कहा कि इस प्रकार के अनेक जो है उसमें क्या पाए जाएंगे, फोल्ड्स पाए जाएंगे। तो 26वें खंड के बाद क्या होता है, अचानक जो है एक फोल्ड जो है इस प्रकार से आकार में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और ये जो गुहा है आंत की, इस गुहा में क्या है, ये फोल्ड क्या है, लटका हुआ रहता है। आपकी बात समझ में आई। मैंने आपसे क्या कहा कि जो आंत है आपकी 26वें खंड के बाद, इस आंत की जो अंदर की जो दीवार है, इसमें अनेक उभार होते हैं, अनेक फोल्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया। ये आप देख रहे हैं अनेक फोल्ड्स हैं। 26वें खंड के बाद अचानक जो है एक फोल्ड क्या हो गया, आकार में बड़ा हो गया, और आंत की गुहा में क्या है, लटका हुआ है। इस फोल्ड को हम नाम देते हैं आंत्रवलन या टिप्लोसोल, ठीक है। 26वें खंड के बाद अचानक एक फोल्ड क्या है, आकार में बड़ा हो जाता है और गुहा में लटका रहता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, टिप्लोसोल, या दूसरा नाम क्या कहते हैं हम हिंदी में, आंत्रवलन। आप देखिए डायग्राम में, ये देखिए अनेक फोल्ड्स हैं छोटे छोटे इसमें, और देखिए ये एक फोल्ड जो है आकार में काफी बड़ा होकर आंत की गुहा में लटका हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, आंत्रवलन। और ये कहां पाया जाएगा, 26वें खंड के बाद से पाया जाएगा। 26वें खंड के बाद से आंत की जो गुहा है उसमें ये एक बड़ा सा फोल्ड पाया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आंत्रवलन। इस आंत्रवलन की उपस्थिति के कारण से, इस आंत्रवलन की मौजूदगी के कारण से हम आंत को 3 भागों में बांट देते हैं। इस आंत्रवलन की प्रेजेंस के कारण से हमने आंत को क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, नंबर 2 आंत्रवलन क्षेत्र, और नंबर 3 पश्च आंत्रवलन क्षेत्र। प्री टिप्लोसोल रीजन, टिप्लोसोल रीजन और पोस्ट टिप्लोसोल रीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र की। देखिए मैंने आपसे कहा ये जो टिप्लोसोल है, जो आंत्रवलन है, जो बड़ा सा फोल्ड है, ये किस खंड से शुरू हो रहा है, 26वें खंड से शुरू हो रहा है। तो क्लियर है कि 15वें से 26वें खंड तक ये आंत्रवलन पाया नहीं जाता। 26वें खंड के बाद से ये जो फोल्ड मैंने आपको दिखाया था ये शुरू हो रहा है। तो 15वें खंड से और 26वें खंड तक जो आंत होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, क्योंकि 26वें खंड के बाद आंत्रवलन दिखाई दिया है, तो 26वें खंड से पहले आंत्रवलन मौजूद नहीं है। तो ये क्लियर है कि आंत्रवलन से पहले का जो आंत है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र। तो ध्यान रखना है कि 15वें खंड से 26वें खंड तक का जो आंत होती है उसे हम पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र कहते हैं। 26वें खंड से पार्श्वों में एक एक शंक्वाकार खोखली संरचना प्रवर्त के रूप में निकलकर 22वें 23वें खंड तक फैली होती है। आप देखिए ये 26वां खंड आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो 26वें खंड से आप देखिए पार्श्वों में दोनों ओर एक एक ये आपको नली दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं 26वें खंड के पार्श्व में एक एक नली रूपी संरचना पार्श्व से निकल रही है, और ये 26वें खंड से निकल कर ये कहां जा रही है, लगभग 22वें 23वें खंड तक ये नली क्या है, फैली हुई है। तो इस नली को, इस खोखली नली को हम नाम देते हैं अंधनाल। दोबारा से समझ लीजिए, 15वें खंड से 26वें खंड तक आंत्रवलन नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र कहते हैं। 26वें खंड में इस भाग से एक दोनों ओर एक एक पार्श्व से एक एक नली निकल रही है, जो 26वें खंड से कहां तक फैली हुई है, 22वें 23वें खंड तक फैली है। आप देखिए एक ये नली निकल रही है 22वें 23वें खंड तक, और एक इस पार्श्व से नली निकल रही है 26वें खंड से निकली और 22वें 23वें खंड तक गई। इन नलियों को हम नाम देते हैं अंधनाल। और ये किस काम आती हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो अंधनाल हैं ये मंडपाचक एंजाइम का स्रावण करती है, ये मंडपाचक एंजाइम का स्रावण करती हैं। हम बात करेंगे आंत्रवलन क्षेत्र की, टिप्लोसोल क्षेत्र की। तो देखिए 27वें खंड से लेकर के और अंतिम के 24-25 खंडों को छोड़ करके जो बीच का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिप्लोसोल क्षेत्र कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये आपकी केंचुए का शरीर है, ठीक है, और ये खंड आपका कौन सा है, ये खंड है आपका 27वां खंड है। ये खंड कौन सा है आपका, 27वां खंड है। अब आपने मान लीजिए इतने हिस्से पीछे के छोड़ दिए, इतने हिस्से आपने पीछे के छोड़ दिए, और ये कितने खंड हैं लगभग आपके,
ये खंड है आपके लगभग कितने 24 से 25। तो आखिर के 24 से 25 खंड आपने क्या कर देने हैं, छोड़ देने हैं। ठीक हो गया। और 27वें खंड से लेकर के ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, आंत्रवलन क्षेत्र कहते हैं। समझ में बात आपकी आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा, आखिर के 24-25 खंड आप छोड़ दीजिए और आरंभ के 27वें खंड से लेकर के इन आखिर के 24-25 खंडों को छोड़ करके ये जो बीच का भाग आपका बचा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, आंत्रवलन क्षेत्र। 27वें खंड से अंतिम 24-25 खंड को छोड़कर फैला हुआ भाग आंत्रवलन क्षेत्र कहलाता है। इस भाग की विशेषता क्या है? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस भाग में जो भीतरी भित्ति है उस पर अनेक फोर्स पाए जाते हैं, अनेक रसांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण तल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो अंदर की भित्ति है इस पे अनेक रसांकुर या अनेक वलय पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण तल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी भाग में एक बड़ा रसांकुर या एक बड़ा फोल्ड जो है गुहा में क्या होता है, लटका हुआ होता है। आप देखिए ये आंत की जो गुहा है, इस गुहा में एक फोल्ड अचानक क्या हो गया, बड़ा हो गया, एक रसांकुर क्या हो गया, अचानक बड़ा हो गया, और इसी भाग को हम क्या कहते हैं, आंत्रवलन कहते हैं, टिप्लोसोल कहते हैं। और ये आंत्रवलन इस पूरे आंत्रवलन क्षेत्र में पाया जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। ये जो लटका हुआ गुहा में लटका हुआ आंत्रवलन है ये 27वें खंड से लेकर के अंतिम 24-25 खंड को छोड़ करके जो बीच का पूरी आंत का क्षेत्र है उस पूरे भाग में ये टिप्लोसोल क्षेत्र पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं आंत के अंतिम भाग की, जिसको हम कहते हैं पश्च आंत्रवलन क्षेत्र। देखिए, आंत के जो अंतिम 24-25 खंड हैं उनको हम पश्च आंत्रवलन क्षेत्र कहते हैं। इस भाग में टिप्लोसोल नहीं पाया जाएगा और इस भाग को हम मलाशय या रेक्टम के नाम से भी जानते हैं। अंतिम जो खंड होता है उसको हम पाइजीडियम के नाम से जानते हैं, जिस पर गुदा द्वार पाया जाता है और ये आहार नाल जो है आपकी शरीर से बाहर खुलती है। पश्च आंत्रवलन क्षेत्र क्या है, जो अंतिम 24-25 खंड होते हैं आहार नाल के, उनको हम पश्च आंत्रवलन क्षेत्र कहते हैं। इसको हम मलाशय के नाम से भी जानते हैं। और केंचुए का जो अंतिम खंड होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, पाइजीडियम दिया, इसमें एक छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गुदा द्वार। और इसी गुदा द्वार के द्वारा केंचुए की जो आहार नाल है शरीर से बाहर खुलती है। इस भाग में ग्रंथियों या भंजों का अभाव होता है। ये जो पश्च आंत्रवलन क्षेत्र है इसमें किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स नहीं पाई जाएंगी और किसी भी प्रकार के फोल्ड्स नहीं पाए जाते, किसी भी प्रकार के वलय नहीं पाए जाते। और ये भाग जो है मिट्टी की गोलियों से भरा हुआ होता है। ये मिट्टी की गोलियां क्या हैं, ये वो मिट्टी है जिसमें अपचित बिना पचा हुआ भोजन मौजूद होता है। तो जो पश्च आंत्रवलन क्षेत्र है इसमें अनेक गोलियां होंगी मिट्टी की, और ये मिट्टी की गोलियां क्या है, ये बिना पचा हुआ भोजन है जो गोलियों के रूप में जो है इस भाग में क्या होता है, भरा हुआ होता है। यही गोलियां या अपचित भोज्य पदार्थ जो है गुदा के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और इन्हीं गोलियों को हम कास्टिंग या पुरीश के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केंचुए की आहार नाल और उसके विभिन्न भागों के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।